फ्रेंड्स, दिस इज राधिका गौर और जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस करते हैं, हम यहाँ पे गणित पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि हमने आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। हम आपको मैथ्स के आपके 3 चैप्टर स्टडी करा चुके हैं और उसी के साथ में उन चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ। तो अब हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 का भी सेशन नंबर 1। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 किसके बारे में है? द्विघात समीकरण के बारे में है। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्लियर बेटा? तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी हम लेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअल में द्विघात समीकरण किस तरीके के होते हैं। तो देखिए बेटा, एक बात मैं आपको बहुत सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। सपोज करो कोई भी एक चर है, क्लियर, एक चर है x, क्लियर, और वो द्विघात समीकरण बना रहा है ax² + bx + c = 0। क्लियर? कैसे बनाया इसने द्विघात समीकरण? द्विघात से मतलब है बेटा कि जो चर है उसकी पावर 2 होनी ही चाहिए। ठीक है, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जब x की घात 2 होगी बेटा तभी वो समीकरण कैसा कहलाया जाएगा? द्विघात समीकरण कहलाया जाएगा। तो जैसे देखिए 2x² + x - 300 = 0, ये क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है। लेकिन यदि ऐसे हो x + 3 0, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 वाला जो चर है उसकी आगे जो कांस्टेंट है मतलब a है वो 0 के बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये समझो कि एक चर में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार होती है, जहाँ पे a, b, c कैसी संख्याएं होती हैं बेटा? वास्तविक संख्याएं होती हैं तथा a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रूल होता है, ये आपको लर्न कर रखना है। क्लियर? यदि a 0 हो गया तो वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि वैसे तो कोई भी जो बहुपद, यदि कोई भी बहुपद ऐसे भी लिखा हुआ है ना, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही x की पावर 2 आए, लेकिन हम क्या करते हैं, पदों की घटते क्रम में किसी भी बहुपद को लिखते हैं, इसीलिए पहले x की पावर 2 वाला टर्म आता है, फिर x आता है, फिर x की पावर 0 वाला टर्म आता है। क्लियर? तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो हमें मानक रूप प्राप्त होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे जो a है वो 0 के बराबर ना हो। तो यही जो हमारा रूप है, यही द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। क्लियर बेटा? अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस लेके समझेंगे इस चैप्टर को और फटाफट से इस सेशन को देखते हैं कि किस तरीके से द्विघात समीकरण में हम किसी भी स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं, गणितीय रूप में व्यक्त कर पाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो बेटा मान के चलो कि जो जॉन है उसके पास कंचों की संख्या x है। क्लियर? तो जीवंती के पास कितनी होगी बेटा? 45 माइनस का x, क्योंकि दोनों का सम 45 है। यदि एक के पास x है तो दूसरे के पास कितनी होगी? 45 माइनस x। क्लियर? 5-5 कंचे दोनों से खो गए, तो x वाले से भी 5 खोए और 45 माइनस x वाले से भी 5 खोए। इसको ही हम लिख सकते हैं 45 में से 5 गया 40, तो 40 माइनस x भी लिख सकते हैं। क्लियर? हमें दे रखा है दोनों का गुणनफल, मतलब x माइनस 5 की गुणा कर दी जाए 40 माइनस x से, तो कितना आ जाएगा? हमें x का एक वैल्यू पता चल जाएगा। तो पहले हम इनकी गुणा करेंगे तो हमें ये समीकरण मिलेगा। क्लियर? अब इस समीकरण को हम इनके जो गुणनफल हमें दे रखा है 124, इसके बराबर रख देंगे। जब इसके बराबर रखेंगे तो देखो 124 यहाँ है, 200 यहाँ है, इस 124 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 324, किसका? माइनस का। माइनस को हम कॉमन आउट ले लेंगे तो हमारे पास समीकरण बचेगी ये। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो उनके पास जितने कंचे थे वो इस समीकरण को x² - 45x + 324 = 0, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक कुटीर उद्योग जो है वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है।
प्रत्येक खिलौने का मूल कितना है? 55 में से एक दिन के निर्माण में किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब 55 में से एक दिन में जितने भी खिलौने निर्माण हो रहे हैं उनकी संख्या को घटाने से हमें उनका मूल्य प्राप्त होता है। क्लियर? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी? 750 रुपए की थी। तो हम दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बेटा देखो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है। तो x है, कॉमन सी बात है। निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? 25 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर? x गुणा 55 माइनस एक्स, सॉरी ये दे रखा है हमें 750 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको इधर ले आएंगे तो 55x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 750 बराबर 0। बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये लिख जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। तो जो हमारे खिलौनों की संख्या होगी वो इस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। किसे? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 को। क्लियर? अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल ये कहता है कि हमें जांच करनी है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्लियर? तो ये जांच करने के लिए हम कैसे जांच करेंगे? जो भी हमें समीकरण दिया गया है उस समीकरण को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण है, और यदि कन्वर्ट नहीं होता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको देखो, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 और 4 कितने हो गए? 5 के बराबर हो गए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब सिंपल सी बात है, यदि इसी को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये एक तरफ का बायां पक्ष है, इसको दाएं पक्ष के बराबर रख दो। अब इधर लेके आओ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2x प्लस का 5 प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। अब ये बताओ ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है या नहीं है? ऑब्वियसली है, इसीलिए ये समीकरण भी हमारा कैसा हुआ? द्विघात समीकरण हुआ। क्लियर? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखने के लिए आपको बहुत सिंपल है। चूंकि x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2 दिया गया है, इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 8 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 बराबर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आएगा। तो इसको इधर लेके आएंगे बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आंसर बचेगा सिर्फ इतना। अब देखो ये जो समीकरण हमारे पास बचा, इसमें एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो 0 के बराबर हो गई, मतलब a इसमें 0 के बराबर हो गया। जब इसमें a 0 के बराबर हो गया इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर नहीं रहा। जब एक्स स्क्वायर नहीं रहा तो ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं हुआ। क्लियर? तो सिर्फ द्विघात समीकरण वो होंगे जिनमें x की पावर 2 का जो चर है, जो पद है, वो 0 के बराबर ना हो। क्लियर? इसे तीसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी हमें ये समीकरण दिया हुआ है, हमने इसको हल किया इस तरीके से, हमने देखा हमें समीकरण मिलती है ये समीकरण किसकी फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है, इसीलिए ये समीकरण भी हमारा कैसा हुआ? एक द्विघात समीकरण हुआ। यदि चौथा वाला हम देखेंगे तो भी देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने बायां पक्ष सॉल्व किया, हमें ये मिला। क्लियर? उसके बाद हमने उसको किसके बराबर रख दिया? दाएं पक्ष के बराबर रख दिया, हल किया तो हमें ये मिला। ये किसकी फॉर्म में है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, अर्थात ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण ही है। तो सिंपल सी बात है कि जिनके चर की जो पावर 2 है वो आ जाए तो वो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपको पता लगाना है। जैसे पहला सवाल ले लीजिए, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। क्लियर? इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 रखेंगे। x प्लस 1 के स्क्वायर को आपने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 6। ठीक है? इसके बाद आप इधर लेके जाएंगे टर्म्स को, देखो
बराबर 2x माइनस का 6, यहाँ तक आया। अब इनको आप इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस प्लस का 6 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 7 बराबर 0। किसकी फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है। तो ये हमारा कैसा हुआ? एक द्विघात समीकरण हुआ। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे बी की टर्म 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी 0 हो सकती है लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बस ये मैटर करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब आप ये देखिए, इसको इसके बराबर रखा है हुआ है, तो हमें ये पता लगाना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। पता लगाने के लिए सिंपल सी बात है, इसकी इंटू इस ब्रैकेट में कर लो, इसकी इंटू इस ब्रैकेट में कर लो, इस पूरे की इंटू हो रही है इस ब्रैकेट में। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको समीकरण मिलेगी ये समीकरण देखो किसकी फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो ये भी कैसा हुआ? हमारा एक द्विघात समीकरण ही हुआ। क्लियर? अगला सवाल देखिए। सवाल हमारा ये कहता है, हमारे पास ये एक संख्या है, इस समीकरण को हमने इसके बराबर रखा हुआ है, तो पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। दोनों ब्रैकेट की आपस में इंटू कर लो, इंटू कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगी एक समीकरण एंड में। ये समीकरण किसकी फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है, इसीलिए ये भी हमारा कैसा होगा? द्विघात समीकरण होगा। अब ये वाला देखिए 6 वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर 0। ये बचेगा बेटा 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो पद है मतलब a है, a किसके बराबर है? 0 के बराबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई पावर दिख ही नहीं रही। यहाँ पे आपको दिख रही है कहीं एक्स की पावर? नहीं दिख रही। तो ये जो होगा वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो देखा कि इसका जो फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं आएगी, इसीलिए ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर बेटा? अच्छा, अब कुछ और सवाल हैं छोटे छोटे से, इनको और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कहता है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्लियर? कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। क्लियर? मीटर में दी हुई है और चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। क्या लंबाई? तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्लियर? इसको सिर्फ हमें स्थिति में निरूपित करना है बेटा, आपको एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड आउट नहीं करनी। क्लियर? अब देखो, मान लीजिए कि जो भूखंड है उसकी लंबाई कितनी है? एक्स है। यदि उसकी x है, क्लियर, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई मैंने बताया उसमें दिया हुआ है चौड़ाई का 2 गुना और उसमें 1 जोड़ना है। 1 अधिक है ना, 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2x प्लस 1 मीटर हो गया। क्लियर? अब देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखो कोई भी भूखंड जो ऐसे रेक्टेंगल है, क्लियर, आयताकार है, उसमें एक तो होती है बेटा लेंथ, एक होती है ब्रेथ। तो उसका जो क्षेत्रफल है किसके बराबर आता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर आता है। लेंथ हमें दी गई है कितनी? 2x प्लस का 1 और ब्रेथ दी गई है हमें x, इन दोनों की इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस का x। तो देखो इतना हमें मिला और ये हमें कितने के बराबर दिया गया है? 2x स्क्वायर प्लस x हमें दे रखा है 528 के बराबर। क्षेत्रफल हमारा इतना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। क्लियर? 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। ये हमारे भूखंड की लंबाई चौड़ाई को ये जो समीकरण है वही संतुष्ट करेगी। क्लियर? अगला सवाल देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है 306। हमें क्या करना है? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो बेटा देखो, पहला पूर्णांक हम x मान के चलते हैं, दूसरा क्रमागत है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। दोनों का गुणनफल दिया गया है, मतलब x गुणा x प्लस 1 दिया गया है। किसके बराबर दिया गया है? 306 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर 0 के हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी हमारे पूर्णांक होंगे वो दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस तरीके से हम इन सवालों के हल निकालते हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं। एक रेलगाड़ी है, ठीक है,
उसका 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। क्लियर? हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। बेटा देखो, कोई भी रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, वहीं पे इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लेती है? 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो बेटा देखो, हमने माना कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर, कुल दूरी वो तय कर रही है 480 किलोमीटर, इसीलिए लिया गया समय कितना हो जाएगा? 480 बटे x। क्लियर? इसकी 4 किलोमीटर पर आवर कम होती है, तो लिया गया समय कितना होगा? 480 अपॉन x माइनस 8, क्योंकि जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है ना, तो x माइनस 8 लगा देंगे। अब देखो, यदि हम 480 अपॉन x माइनस 8 में से माइनस कर दें 480 अपॉन x को, तो ये किसके बराबर आएगा? 3 घंटे। ये यही लिया हुआ है ना, 3 घंटे अधिक लेती है। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा पूरी इक्वेशन को, तो हमें ये समीकरण आके मिल जाएगी क्या? 3x² माइनस का 24x माइनस का 3640 बराबर 0। तो बेटा जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो इसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इस तरीके से हमने इस स्थिति का गणितीय रूप व्यक्त किया। क्लियर? तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सबसे पहले कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो हमने जाना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में जो भी हमारे समीकरण होते हैं वो द्विघात समीकरण होते हैं, बशर्ते a की वैल्यू 0 ना हो। क्लियर? दूसरी चीज हमने सीखी कि यदि हमें कोई भी स्थिति दी गई है तो उस स्थिति को हम किस तरीके से द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके द्विघात समीकरण बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद भी आया होगा और समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड शुक्रिया।